नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। कल के पार्ट में हमने व्याकरण से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियाँ पढ़ी थी। आज उसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे शिक्षण विधियों को कि व्याकरण पढ़ाते समय एक शिक्षक कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकता है और इन शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि शिक्षण विधियों के प्रयोग करने से जो पाठ्य वस्तु है, जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, जिस विषय वस्तु को हम पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों तक आसानी से समझ में आ जाए। हम जितना पढ़ाते हैं वो हमारा शिक्षण अत्यधिक प्रभावशाली हो, उसके लिए हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, व्याकरण की शिक्षण विधियों की बात करें तो देखो, सबसे पहले व्याकरण की शिक्षण विधियों को दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग है प्राचीन विधियां और दूसरा भाग है अर्वाचीन। अब देखो, ये प्राचीन और अर्वाचीन विधियों किस प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, देखो भारत में पहले क्या था, अंग्रेजों का शासन था। ठीक है, और हमारे यहाँ पे जो पढ़ाई होती थी वो गुरुकुलों आश्रमों में यहाँ पे होती थी, मठों में होती थी। ठीक है, अब उसके बाद में जब अंग्रेज आए तो 1835 ईस्वी में एक भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी और उस समय का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड मैकाले। तो भारत में सर्वप्रथम जो शिक्षा नीति लागू की थी वो की थी लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। तो 1835 ईस्वी से पहले जिस शिक्षण विधियों के तहत पढ़ाया जाता था उनको तो कहेंगे प्राचीन, और 1835 ईस्वी के बाद में जो भी शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई गई वो हो गई अर्वाचीन। तो कौन कौन सी प्राचीन विधियां हैं और कौन कौन सी अर्वाचीन विधियां हैं, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें हम प्राचीन विधियों के बारे में, तो प्राचीन विधियों में सबसे पहले आती है आपकी विधि, वो है आगमन विधि। आगमन विधि सबसे पहले आगमन विधि, उसके बाद में निगमन विधि, उसके बाद में सूत्र विधि, उसके बाद में प्रायण विधि, उसके बाद में आपकी व्याख्या विधि, उसके बाद में आती है आपकी अन्वय व्यतिरेक विधि। ये जो है ये है प्राचीन विधि। ठीक है, इसके अलावा एक दो विधियां और है, जैसे अर्थावबोधन विधि, अर्थावबोधन विधि। ठीक है, ये सारी की सारी विधियां किसमें आती है, प्राचीन विधियों में। बात करें अर्वाचीन विधियों की, तो अर्वाचीन विधियों में सबसे पहली विधि आती है समवाय विधि। समवाय विधि 2 नंबर पे आती है आपकी पाठ्य पुस्तक विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। उसके बाद में आती है आपकी सैनिक या कह सकते हैं अनौपचारिक विधि, और उसके बाद में एक विधि आती है वो है आपकी आगमन निगमन विधि। ये थी आपकी प्राचीन विधियां और उधर है आपकी अर्वाचीन विधियां। तो व्याकरण की शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्राचीन और दूसरा अर्वाचीन। यानी कि 1835 से जो पहले की शिक्षण विधियां हमारे देश में प्रचलित थी वो हो जाएगी प्राचीन विधियां, और 1835 के बाद में जिन शिक्षण विधियों का निर्माण हुआ वो हो जाएगी आपकी अर्वाचीन विधियां। अब इनको हम थोड़े से विस्तार से पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली विधि है हमारी आगमन विधि। बात करें आगमन विधि की, तो आगमन विधि में आज तक जितनी भी रीट और आर्टेट हुई है उन सारों में एक क्वेश्चन आया है आगमन विधि से, या दूसरा विधि है अपनी निगमन विधि। ठीक है, उस विधि, इन दोनों विधियों में से एक क्वेश्चन जरूर आता है 100%। तो बात करें हम आगमन विधि की, आगमन विधि। देखो बात करें इसकी आगमन विधि की, तो सबसे पहले देखो आगमन से आ किससे बनता है, स्वर से। तो आगमन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाता है, उदाहरण। ठीक है, और इसके प्रतिपादक जो माने गए हैं वो माने गए हैं अरस्तु को।
हालांकि प्राचीन विधियों के प्रतिपादक है उनमें संशय रहता है हमेशा, लेकिन कई किताबों में लिखा हुआ है कि अरस्तु को माना जाता है। तो आ से आगमन, स्वर उ भी स्वर और अरस्तु में ए है वो भी स्वर। तो आगमन, उदाहरण और अरस्तु, यानी आगमन विधि में शुरुआत उदाहरण से होती है और इसके प्रतिपादक क्या है, अरस्तु। अब देखो आगमन विधि की परिभाषा क्या होती है। आगमन विधि की परिभाषा की बात करें तो जिस विधि के अंतर्गत या व्याकरण पढ़ाते समय जब कोई शिक्षक सर्वप्रथम उदाहरण प्रस्तुत करता है और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद में उसके संबंधित कोई नियम बताता है, ठीक है, सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा फिर उसका नियम बताएगा, तो वह विधि कौन सी हो जाएगी, अपनी आगमन विधि। ठीक है, अब देखो आगमन विधि, यदि कोई शिक्षक इस आगमन विधि का प्रयोग करता है व्याकरण पढ़ाते समय तो उसको 4 चरण या 4 सोपानों से गुजरना पड़ता है। अब वो 4 चरण, वो 4 सोपान कौन सा है कि पहला सोपान तो उसका है, सबसे पहले वो क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, वह उस उदाहरण जो प्रस्तुत किए हैं वो बालकों से क्या करवाएगा, उसका निरीक्षण करवाएगा। क्या करवाएगा, उसका निरीक्षण करेगा या उसका तुलना करेगा। इसका जो तीसरा सोपान है वो है कि उसके बाद में वह बालकों की सहायता से किसी नियम की स्थापना करेगा, तो नियमीकरण। और उसके बाद में उसकी नियम की जांच करने के लिए वह पुनः उदाहरण प्रस्तुत करेगा जिसे कहते हैं सत्यापन या पुष्टि। ठीक है, इसके 4 चरण और 4 सोपान कौन से, पहला उदाहरण प्रस्तुतिकरण, दूसरा निरीक्षण या तुलना, तीसरा नियमीकरण और चौथा सत्यापन या पुष्टि। अब देखो इसका पढ़ाने का तरीका क्या होता है। जैसे कोई अध्यापक व्याकरण पढ़ा रहा है तो उसने सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किया। उदाहरण प्रस्तुत कैसे, जैसे एक शब्द है हाथ, ठीक है, दूसरा शब्द है वाक और तीसरा शब्द है पांव। अब इसने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए। अब उसके बाद में बालकों से निरीक्षण करवाएगा। निरीक्षण करवाने पे बालकों को क्या पता चला कि यहां पे जो एल की ध्वनि है वो क्या है, साइलेंट, यानी कि एल की ध्वनि या तो लुप्त है या कह सकते हैं कि शांत है, यानी इसका एल का उच्चारण नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो बच्चों ने निरीक्षण और तुलना करके क्या पाया कि यहाँ पे जो एल की ध्वनि है वो क्या है, शांत अथवा लुप्त है, या तो यूं कह सकते हैं शांत है या कह सकते हैं लुप्त है। उसके बाद में पहले उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद में बालकों से निरीक्षण करवा लिया। अब इसके बाद में तुलना करेगा। तुलना क्या करेगा कि यदि एल से पहले क्या है, ए है, तीनों में ए है, और एल के बाद में या तो एफ आ रहा है या के आ रहा है या क्या आ रहा है, एम। तो नियम क्या बनाया कि यदि ए के बाद में एल हो और एल के बाद में या तो एफ आए या के आए या एम आए, तो ऐसी स्थिति जब आती है तो वहां क्या होती है, एल की ध्वनि शांत या प्राय लुप्त हो जाती है। अब बात करें आगे कि हमने जो ये नियम बनाया है ये सही है या नहीं है, या ये जो हमने नियम बनाया है ये इन्हीं उदाहरणों पे लागू होता है या बाकी उदाहरणों पे लागू होता है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए वो सत्यापन या पुष्टि करने के लिए पुनः कुछ उदाहरण बताएगा। ठीक है, जैसे काफ, CALF, यहाँ पे काफ में भी एल का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, एक उदाहरण है टोक, टोक में भी एल का उच्चारण नहीं हो रहा है। ठीक है, एक है पाम। तो ऐसी स्थिति देखो, यहां पे काफ, टोक, तो यहां पे क्या हो रहा है, एल की ध्वनि क्या हो रही है, शांत हो रही है। यानी कि हमारे द्वारा जो बच्चों के द्वारा निरीक्षण करके नियम बनाया गया वो क्या अन्य उदाहरणों पे भी लागू हो रहा है। तो हमारे द्वारा जो ये नियम बनाया गया है ये क्या है, सही नियम। यदि कोई शिक्षक इस प्रकार से किसी व्याकरण को पढ़ाता है या ये तरीका अपनाता है व्याकरण पढ़ाते समय, तो वह विधि कौन सी मानी जाती है, आगमन विधि मानी जाती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसके बाद में निरीक्षण या तुलना करवाएगा छात्रों से, उसके बाद में छात्रों की सहायता से नियम बनाएगा और उसके बाद में सत्यापन या पुष्टि करने के लिए पुनः कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो वह विधि कौन सी हो जाती है, आगमन विधि हो जाती है। तो ये तो था पढ़ाने का तरीका। अब आगमन विधि पढ़ाते समय जो शिक्षण सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से शिक्षण सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। आगमन और निगमन विधि पढ़ाते समय प्राय 6 शिक्षण सूत्र प्रयुक्त किए जाते हैं। 6 शिक्षण सूत्र कौन कौन से, जैसे पहला, पढ़ाते समय हमने कौन सा पहले किया, उदाहरण बताया या नियम, तो उदाहरण बताया हमने, तो ये आ जाएगा
उदाहरणात् नियमम प्रति, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। अब उदाहरण कैसा होता है? विशिष्ट होता है, तो विशिष्टात् सामान्यम प्रति, कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। बात करें तीसरे की, तो तीसरा आता है ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, ज्ञात से अज्ञात की ओर। चौथे नियम की बात करें तो आएगा आपके स्थूलात् सूक्ष्मम प्रति, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। बात करें आगे पांचवें नियम की, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो ये आएगा, अगला नियम आएगा हमारा मूर्तात् अमूर्तम प्रति, मूर्त से अमूर्त की ओर। बात करें छठे और अंतिम की, छठा और हमारा जो अंतिम सूत्र है वो है हमारा प्रत्यक्षात् प्रमाणम प्रति, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तो ये जो 6 शिक्षण सूत्र है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। जैसे सबसे पहले यहाँ से आया था पहला क्वेश्चन कि उदाहरण से नियम की ओर जो शिक्षण विधि चलती है वह कौन सी शिक्षण विधि है, या ये शिक्षण सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से उदाहरण से नियम की ओर यह शिक्षण सूत्र किस विधि में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है, और आगमन या निगमन विधि जो है वहाँ से 100% क्वेश्चन एक न एक आता ही है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो 6 शिक्षण सूत्र है वो है उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। अब बात करें इस विधि के गुण और दोषों के बारे में। तो इसके गुण, सबसे पहले बात गुण की करते हैं। बात करें इसके गुणों की, तो इसमें जो गुण है उसमें सबसे पहला गुण है कि इससे जो पढ़ाएंगे और जो इससे बालक ज्ञान प्राप्त करेंगे वो क्या होगा? स्थायी होगा। तो इस विधि से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? इस विधि से प्राप्त ज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है, स्थायी होता है। ठीक है। बात करें दूसरे गुण की, तो इस विधि से जो बालकों में है वो क्या होता है? खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। खोजी प्रवृत्ति का विकास कैसे? जैसे बालक ढूंढेंगे कि ये उदाहरण जो हमने नियम बनाया है ये बाकी पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे प्राप्त ज्ञान क्या होगा? एक तो स्थायी होगा, दूसरा क्या होगा? ये जो है बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। बात करें इसके तीसरे गुण की, तीसरे गुण की बात करें तो यह विधि है जो आगमन विधि है वो या तो कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पर, या यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक नहीं तो ये कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, या छोटे बालकों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। यानी कि ये क्या नहीं मानी जाती? बड़े बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। तो यह विधि प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए ही क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है। अब चौथा इसका गुण क्या है कि यह मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, या यूं कह सकते हैं कि यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे अनुसरण करती है या मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित विधि है। अब देखो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे आधारित विधि कैसी है कि जो विधि रटने पे बल देती है वो विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, और जो विधि हमें रटने पे बल नहीं देती है वो क्या मानी जाती है? मनोवैज्ञानिक। तो ये विधि रटने पे बल नहीं देती है तो ये क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। ठीक है। बात करें इसकी विवेचना करें दोषों की, तो दोषों के बारे में क्या बात करें? ठीक है। तो सबसे पहले बात तो ये कि इसमें जो अध्यापक होंगे यानी जो पढ़ाएंगे वो क्या होंगे? एक तो प्रशिक्षित होंगे और अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अनुभवी अध्यापकों की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो इस विधि से पढ़ाने के लिए जो टीचर चाहिए, जो अध्यापक चाहिए, वो कैसे चाहिए? प्रशिक्षित और अनुभवी अध्यापक चाहिए, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे नियम हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात करें तो यह विधि है उसमें समय भी ज़्यादा लगता है
और क्या लगता है, परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो यह विधि समय साध्य और क्या हो गई, श्रम साध्य विधि हो गई। यह विधि कैसी होगी, एक तो समय ज़्यादा लग गया तो श्रम साध्य विधि, समय साध्य होगी, और जो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है तो इसलिए क्या होगी, ये श्रम साध्य विधि होगी। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा था कि यह विधि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधि के बालकों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो इसका दोष क्या हो जाएगा कि यह उच्च स्तर के बालकों के लिए क्या मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है, अनुपयोगी मानी जाती है। यानी उच्च स्तर जो बड़े बालक हैं उनके लिए ये विधि क्या मानी जाती है, उपयोगी नहीं मानी जाती है, ठीक है। दोष की बात करें तो स्थिर प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है, प्राथमिक स्तर पर ये उपयोगी मानी जाती है, ठीक है। अब बात करें जब आगे हम पढ़ेंगे निगमन विधि, तो निगमन विधि में क्या होगा कि इस विधि के जो गुण हैं वो उस विधि के दोष हो जाएंगे, और जो इस विधि के दोष हैं वो निगमन विधि के गुण हो जाएंगे। आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की पूरक यानी कि विपरीत विधि मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे निगमन विधि का। तो आगमन विधि ये थी, और मुझे लगता है कि आपके समझ में आई होगी। तो बात करें हम अगली विधि के बारे में, तो अगली विधि जो हमारी है वो है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये निगमन विधि है वो आगमन की विपरीत विधि मानी जाती है। विपरीत कैसे, अब देखते हैं कि निगमन विधि है तो वहाँ आगमन में हमने पढ़ा था कि आगमन विधि में शिक्षक सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है, उसके बाद में नियम। तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षक सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत करेगा, नियम बताएगा, कि बालकों को सर्वप्रथम नियम स्पष्ट करता है और उसके बाद में उस नियम से संबंधित उदाहरण बताता है। और इस विधि के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माना जाता है पतंजलि को। इस विधि के जो प्रवर्तक है वो किसको माना जाता है, पतंजलि को। हालांकि प्राचीन विधियों के कभी प्रवर्तक पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, फिर भी आपके लिए एक बता देता हूं कि पतंजलि माना जाता है। अब बात करें निगमन विधि की परिभाषा की, तो परिभाषा की बात करें तो व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक व्याकरण पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक, और वह किस विधि से पढ़ा रहा है, तो बात करें कि व्याकरण पढ़ाते समय यदि कोई शिक्षक सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत करता है और नियम प्रस्तुत करने के बाद में वह नियम से संबंधित उसके उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो वह विधि कौन सी कहलाएगी, निगमन विधि। तो नी से निगमन और नी से नियम, यानी कि इसमें सबसे पहले नियम प्रस्तुत करता है वो विधि कौन सी हो जाएगी, निगमन विधि हो जाएगी, ठीक है। बात वही कि इसको पढ़ाते समय या इस विधि से कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो भी शिक्षक को कितने सोपानों से गुजरना होगा, 4 सोपानों से गुजरना होगा। 4 सोपान पहले कौन से, कि पहले जो पहला सोपान है वो है नियम प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, नियम प्रस्तुत करेगा। नियम प्रस्तुत करने के बाद में वह क्या करेगा, उस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। कुछ नियम से संबंधित क्या करेगा, उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद वह छात्रों से क्या करवाएगा, निरीक्षण करवाएगा। छात्रों से क्या करवाएगा, निरीक्षण करवाएगा, या करवाएगा क्या, तुलना। अब निरीक्षण और तुलना करने के बाद में वह इस नियम से संबंधित कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करेगा, और उदाहरण प्रस्तुत करेगा, उसे क्या कहेंगे हम, सत्यापन या पुष्टि। वह छात्रों को उस नियम को सत्यापित करने के लिए कुछ उदाहरण और प्रस्तुत करेगा, ठीक है। अब देखो नियम प्रस्तुत कैसे करेगा, ठीक। सबसे पहले मान लो उसने नियम प्रस्तुत किया, इको यंची च। अब हमें बताया ये कौन सी संधि का नियम है, यण संधि का नियम। तो उसने सर्वप्रथम प्रस्तुत क्या किया, नियम प्रस्तुत किया यण संधि का, इको यणची च। और इसका मतलब क्या होता है कि इक के स्थान पे, यानी बात करें सीधी सी कि ई उ री तथा ली, इनके स्थान पे क्रमशः क्या हो जाएगा, ये व र और ल, ये क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। तो सबसे पहले उसने बताया कि ई को यणचीच है, उसने बताया कि ई उ री और री के स्थान पे क्रमशः क्या हो जाएगा, ये व र ल। कब कि प्लस से पहले तो ई उ री और री हो, और प्लस के बाद में इनको छोड़ करके कोई भी असमान स्वर आए, तो ऐसी स्थिति आने पर यण संधि के अनुसार ये व र ल आदेश हो जाता है क्रम से। अब उसने नियम बता दिया किसी शिक्षक ने, उसके बाद में वो क्या करेगा, इस नियम से संबंधित कुछ उदाहरण बताएगा। जैसे उसने पहला उदाहरण बताया, प्रति
धन आशा। तो यहाँ प्लस से पहले ई है और प्लस के बाद में आ है, तो ये स्थिति प्रकट हो रही। तो यहाँ शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रत्याशा। अब उसने फिर नियम बनाया, उदाहरण बताया, गुरु धन आज्ञा। गुरु धन आज्ञा, प्लस से पहले उ है और प्लस के बाद में असमान वर्ण क्या है, आ है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गुरुवाज्ञा। तीसरा मातृ धन आदेश। यहाँ प्लस से पहले री है और प्लस के बाद में क्या है, आ है, तो असमान है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मात्रादेश। ठीक है। उसके बाद में उसने फिर उदाहरण प्रस्तुत किया, री धन आकृति। यहाँ पे प्लस से पहले ली है और उसके बाद में क्या है, आ है, तो असमान स्वर है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा लाकृति। अब उसने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया। अब बालकों से निरीक्षण या तुलना करवाएगा कि जो ऊपर नियम बताया है वो इन उदाहरणों पे लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बालकों ने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पे क्या समझा, क्या पाया कि ई, उ, री और ली इनके स्थान पे क्रमशः क्या हो रहा है, ये, व, र और ल आदेश हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो बच्चों ने निरीक्षण किया और पाया कि ई, उ, री और री के स्थान पे क्या हो रहा है, ये, व, र आदेश हो रहा है। अब उसके बाद में इस नियम की सत्यापन या पुष्टि के लिए बालकों के समक्ष पुनः कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पुनः कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेगा वो। पहले उसने उदाहरण क्रिया प्रस्तुत किया, प्रति धन एक। प्रति धन एक, यहाँ पे प्लस से पहले ईश्वर है और प्लस के बाद में क्या है, ए, असमान स्वर है। तो शब्द क्या बना, प्रत्येक। ठीक। दूसरा शब्द लिया उसने, वधु धन आगमन। तो यहाँ पे प्लस से पहले ऊश्वर और प्लस के बाद में आश्वर है। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो बनेगा वध्वागमन। उसके बाद में भ्रातृ धन आज्ञा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, भ्रात्राज्ञा। और लास्ट में री धन आकार। तो यहाँ पे क्या शब्द बना, लाकार। तो इससे क्या पता चला कि हमने जो नियम बनाया था और कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, वो नियम केवल उन्हीं उदाहरणों तक सीमित नहीं है, बाकी क्या है कि सारे उदाहरणों पे वो नियम लागू होता है। यदि ऐसी स्थिति प्रकट होती है, तो वहाँ ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे व, री के स्थान पे र और ली के स्थान पे क्या किया जाता है, ल आदेश किया जाता है। अब बात करें, इनमें भी वही 6 शिक्षण सूत्र लगेंगे। 6 शिक्षण सूत्र कौन से लगेंगे, जो हमने आगमन विधि में पढ़े थे। आगमन विधि में जो शिक्षण सूत्र लगे थे उसके ठीक विपरीत शिक्षण सूत्र काम में लिए जाते हैं। तो आगमन विधि में हमने सबसे पहले पढ़ा था उदाहरण से नियम की ओर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नियमात उदाहरणम प्रति, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर। उसके बाद में पढ़ा था हमने विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो यहाँ लिखेंगे सामान्यात विशिष्टम प्रति, विशिष्टम प्रति, सामान्य से विशिष्ट की ओर। वहाँ लिखा था ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यहाँ लिखेंगे अज्ञातात ज्ञातम प्रति, अज्ञातात ज्ञातम प्रति। उसके बाद में वहाँ हमने लिखा था स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो यहाँ लिखेंगे सूक्ष्मात् स्थूलम प्रति। वहाँ लिखा था हमने प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर। तो यहाँ लिखेंगे प्रमाणात् प्रत्यक्षम। और जो हमारा जो अंतिम नियम है वो आएगा, वहाँ लिखा था हमने मूर्त से अमूर्त की ओर। तो यहाँ लिख देंगे अमूर्तात् मूर्तम प्रति। अब देखो, पिछली रीट में ये प्रश्न पूछा गया है
कि नियमात उदाहरणे प्रति, नियम से उदाहरण की ओर जो शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है वो कौन सी शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? तो आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, तो यहाँ कौन सा आएगा? निगमन विधि। यहाँ से प्रश्न आगमन विधि से पूछेगा या निगमन विधि से एक ना एक प्रश्न 100% पूछेगा, क्योंकि पीछे के जब भी हम पेपर देखेंगे और पीछे के पेपरों का एनालिसिस भी करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन यहाँ से जो आगमन विधि है और जो निगमन विधि है, यहाँ से प्रत्येक रीट के एग्जाम में या आरटेट के एग्जाम में या लगभग सीटेट के एग्जाम में पूछा जा गया प्रश्न है। तो इन शिक्षण सूत्रों को हम याद करेंगे और इन शिक्षण सूत्र के अलावा आगमन विधि के जो शिक्षण सूत्र है इनके उल्टे हो जाएंगे। इसलिए आगमन और निगमन विधि को एक दूसरे की पूरक विधि माना जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि एक दूसरे की उल्टी विधि या विपरीत विधि माना जाता है। ठीक है, ये अपने थे इसके शिक्षण सूत्र। अब बात करें इसके गुण और दोषों के बारे में। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि उसके जो दोष हैं वो क्या हो जाएंगे? इसके गुण हो जाएंगे। तो बात करें गुणों की, तो वहां हमने दोष में लिखा था कि इसमें प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो गुण क्या हो जाएगा उसका? कि एक साधारण शिक्षक भी इस विधि के द्वारा आसानी से अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य करवा सकता है। तो एक साधारण शिक्षक भी क्या कर सकता है? इस विधि के द्वारा पढ़ा सकता है या अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य करवा सकता है। उसके बाद में हमने लिखा था कि ये समय साध्य और श्रम साध्य विधि है। तो इसमें क्या है कि समय की भी बचत होती है और क्या होती है? श्रम की भी बचत होती है। तो यह है समय और श्रम, इसमें दोनों की ही बचत की जा सकती है। ठीक है, और बात करें तीसरी, वहाँ पे हमने लिखा था कि यह उच्च स्तर के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। तो इसका गुण क्या हो जाएगा कि यह विधि उच्च स्तर के लिए, जो उच्च स्तर के बालक है तो उच्च स्तर के बालकों के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। ये इसके क्या हो जाएंगे? गुण हो जाएंगे। ठीक है, बात करें इनके दोषों की। दोष की बात करें तो वहां हमने लिखा था कि इनमें बालकों में जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो इस विधि से द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या होगा? अस्थायी होगा। इस विधि से जो हमें बालकों को ज्ञान प्राप्त होगा वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब थोड़े दिनों के बाद में वो वापस भूल जाएंगे। उसमें लिखा था कि बालकों में खोजी प्रवृत्ति का विकास होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बालकों में क्या होती है? रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है, कि रटने की प्रवृत्ति का क्या होता है? विकास होता है। अब हमने पहले ही चर्चा की थी कि जो विधि रटने पे बल देती है, यानी जिस विधि से हमें रटने पे बल दिया जाता है वो विधि कौन सी हो जाएगी? अमनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी। तो ये विधि को किस तरीके की होगी? अमनोवैज्ञानिक। तो यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। उसमें लिखा था कि यह प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यह प्राथमिक, या कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। तो यह विधि केवल उच्च स्तर के बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी नहीं मानी जाती। अब इस शिक्षण विधि की एक इम्पोर्टेंट बात यह कि लगभग संस्कृत में जितने भी विद्वान हुए थे सारों ने इस विधि का समर्थन किया था। जैसे संस्कृत के जो प्रसिद्ध विद्वान की बात करें तो पाणिनि जी ने भी इस विधि का समर्थन किया है। और बात करें वरुचि या कात्यायन ने भी इस विधि का समर्थन किया है। बात करें एक विद्वान और पतंजलि, तो पतंजलि ने भी इस विधि का समर्थन किया। पतंजलि ने यह कहा है कि आगमन से निगमन की ओर बढ़ना। पतंजलि ने क्या कहा कि आगमन से निगमन की ओर बढ़ना। तो संस्कृत के लगभग सारे विद्वानों ने इस निगमन विधि का क्या किया है? समर्थन किया है। तो आज इस वीडियो में हमने दो विधियों के बारे में चर्चा की, आगमन विधि और निगमन विधि, और लगभग चांस है कि एक प्रश्न जरूर आएगा। आगे की वीडियो में हम सूत्र विधि और सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, सूत्र किसे कहते हैं, सारी चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। और यदि इनसे संबंधित आपकी कोई क्यूरी या कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों रेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री प्लान है अनअकैडमी के 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेज एवरी वीक विथ लाइव डाउट क्लियरिंग, ठीक है। वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्यूज विद 20,000 प्लस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों डेली T20 फ्री लाइव क्यूज होते हैं, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। और दोस्तों इसी के साथ यदि आप फटाफट कोर्स करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप 3 महीने का विशेष कोर्स भी खरीद सकते हैं। दोस्तों टॉप एजुकेशन से कंप्लीट गाइडेंस, रिवीजन, PDF नोट्स हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग होगा, साप्ताहिक क्विज और प्रैक्टिस होगा। दोस्तों इसी के साथ आपको मैंने ऊपर पहले बताया कि इसमें फ्री लाइव टेस्ट क्विज जो भी हैं वो सभी मिल रहे हैं। आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर, मेल ID लगा के आप लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों गोल में सेलेक्ट करना आपको RPSC, गोल के अंदर सेलेक्ट कीजिए RPSC। उसके बाद फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। ये लाइव क्लास इस प्रकार से चलेगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप इनवाइट कोड मांगे आपसे, इनवाइट कोड में लगा दीजिए AKAA, जिससे आपको किसी भी कोर्स पर विशेष डिस्काउंट भी मिलेगा और आप फ्री क्लासेज, फ्री टेस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। AKA लगाने के बाद, ये कोड लगाने के बाद आपको यहाँ से अनलॉक कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एकदम सही सटीक और विश्वसनीय खबरें मिलती है, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।